हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मैं रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन ये तीन ऐसे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं जो अगर अच्छी तरीके से सेट रहे हमारी लाइफ में तो नेचुरली हम हैप्पी फील करते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं, हम डिजीज़ फ्री लाइफ आराम से जीते हैं। तो रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जिससे ये तय होता है कि हम कितने खुश रहेंगे, कितने काम रहेंगे और कितना अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे, कितना हमारी अच्छी हेल्थ रहेगी। और रिलेशनशिप में भी स्पेशली मैरिजेस के बारे में बात करें कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको 29 रूल्स बताऊँगी जो एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए एसेंशियल है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। लास्ट तक देखना है और बाकी कपल्स के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि सब लोग अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकें। और अपने पार्टनर के साथ बैठकर आपको डेली ब्रेथ वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि ये भी आपके बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए, आप जो भी इस वीडियो से सीखेंगे उसे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए और क्या आज से चेंज करने वाले हैं। अब हम सीखना शुरू करते हैं। पहला जो रूल है, यू आर मैरिंग देयर डेली हैबिट्स नॉट जस्ट देयर लव। गुड हैबिट्स बिल्ड पीस, बैड वंस कॉज डेली स्ट्रेस। आप किसी इंसान से शुरू में उसको देखकर फिजिकल अट्रैक्शन आपको हो सकता है ना, आपको ऐसा फील होता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बस यही वो पर्सन है जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जब आप उसके करीब आ जाते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, तो डेली सिर्फ उस प्यार, उस अट्रैक्शन के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती है। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो पार्टनर है वो सर्टेन बिलीफ लेकर, अपनी कुछ हैबिट्स लेकर, उसे कुछ रिचुअल्स फॉलो करने की आदत है, बहुत कुछ वो अपने साथ लेकर आता है और सब कुछ बिल्कुल आपके जैसा नहीं होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होगा। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको शायद अजीब-सा, अटपटा-सा लगेगा, नापसंद आएगा, और बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि वॉव! कितना अच्छा है, इससे सीखा जा सकता है। तो ये सब कुछ ना बैड और गुड का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप उस पार्टनर के हर पार्ट को एम्ब्रेस करते हैं और उसे ऐसे क्लासिफाई नहीं करते हैं, बैड और गुड के क्राइटेरिया में ऐसे डिवाइड कर कर नहीं देखते हैं, और आप उसकी हर बात के लिए प्यार भी महसूस करते हैं, उसको स्पेस भी देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसको वही रहने देते हैं, और सेम ये दोनों पार्टनर को एक दूसरे के लिए करना है, तो जाकर एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है। बिकॉज़ आपको उसकी हर चीज़ के साथ एक ट्यूनिंग बिठानी ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो शुरू-शुरू में जो एक चार्म था, जिससे आप अट्रैक्ट हुए, जिससे आपने जस्ट ऐसे इमेजिनेशन में अपनी पूरी लाइफ़ देखी कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में आप आ जाते हैं पूरा वो सपनों की दुनिया से, तब आपको पता चलता है कि रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से काफ़ी अलग थी। और उस इमेजिनेशन में जो भी आपने कुछ अपने पार्टनर के साथ आगे तक के लिए सोचा था, रियलिटी में वो जो डिफरेंस है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर आप उस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस क्रिएट करना बंद कर देता है, बल्कि आपकी लाइफ एक फ्लो में चलती है और हर बैड एंड गुड के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर को कुछ करेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप वो बहुत ग्रेशियस वे में करते हैं, ना कि ब्लेमिंग के उसमें। आप जस्ट उसको ये मानते हुए कि शायद उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बदलने का, है ना? या बेटर तरीके से हैंडल करने का कुछ आइडिया देते हैं। आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं, आप पूरे रिस्पेक्टफुल रहते हैं, और इससे आपका प्यार, जो बेस फाउंडेशन है, वो मेंटेन रहता है। दूसरा है, सेक्स वोंट सॉल्व इमोशनल डिस्टेंस, टॉक फर्स्ट, टच लेटर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ना मैरिज में हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो जब वो इंटीमेट होंगे, सेक्सुअली क्लोज होंगे, तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, वो जो मन में आपके इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, वो फिजिकल इंटीमेसी से जाता नहीं है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको सेक्स में सपोर्ट भी करे, वो एकदम से आपसे ऐसे बाउंड्री ना बनाए कि आपको टच ना करने दे, लेकिन
वो आपके अंदर के इमोशनल डिस्टेंसिंग को फ़िल नहीं करता है। आपको इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। पहले आप अपने उस इमोशनल गैप को फ़िल कीजिए, बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, दूसरे इंसान को भी फ्री स्पेस दीजिए, सेफ स्पेस दीजिए एक्सप्रेस करने का, और उन सारे जो मैटर्स हैं अंदर भर गए हैं, उनको रिज़ॉल्व कीजिए। एंड तब उसके बाद जो आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी होगी, जो वो टच एक-दूसरे का आपको फ़ील होगा, वो आपके प्यार को फिर से वापस मजबूती दे देगा। लेकिन सिर्फ़ आपने एक सेक्स को ज़रिया बना लिया कि हाँ, या आपको एक फ़ीलिंग आ रही है तो आपने ऊपर-ऊपर से सॉरी बोल दिया या सब ठीक है, झूठे ऐसे वादे कर दिए। उससे कुछ नहीं होगा, अंदर-अंदर आपका पार्टनर भरता रहेगा और एक दिन वो ऐसा ब्लास्ट होगा कि वो बिल्कुल ही आपकी हर लेवल पर, केवल इमोशनल नहीं, फ़िज़िकल, आपकी हो सकता है फैमिली में भी डिस्टेंस आ जाए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फैमिली के और लोगों पर भी पड़े। तो आपके साथ ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो ना हो जाए, तो इसलिए आप इस गलतफ़हमी से बाहर आ जाएँ। और है, वर्ड्स सेड इन एंगर लीव स्कार्स, थिंक बिफोर यू स्पीक। आप गुस्से में कुछ भी जो बोल देते हैं, वो सामने वाले के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। जैसे ना कोई गहरी चोट होती है ना, उसका निशान रह जाता है। तो बोलने से पहले सोचें, क्योंकि आप तो एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गए और आपने जो है ना उसको कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दिया। आपके शब्दों में बड़ी चुभन थी और उसको बहुत गहरे चुभ गए वो, और आपने बाद में उसे ऐसे जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करी, अरे यार गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं तो दिल का साफ़ हूँ ना, मैं तो बिल्कुल दिल की साफ़ हूँ, मेरे मन में मैं कुछ रखती नहीं हूँ, मैंने जो बोलना था बस बोल दिया। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज़ समझो, आई एम सॉरी। नहीं, आप कितना भी सॉरी बोलें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितना भी एक्सप्लेन करें, लेकिन अगर आपने गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल दिया है, कुछ तोड़-फोड़ दिया है या कुछ भी आपके अंदर जो भरा हुआ था, आपने सब इस तरीके से गलत तरीके से वो उसको एक्सप्रेस कर दिया है, तो उसका डैमेज बहुत ज़्यादा लंबा उस पर्सन को भुगतना पड़ता है, और साथ के साथ इनडायरेक्ट वो सारा डैमेज आपको भी बियर करना पड़ेगा। क्योंकि वो इंसान भले ही आपके जस्टिफिकेशन से, आपकी सॉरी से ऊपर-ऊपर से बोलेगा कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, मैं समझ गया हूँ, ऐसा तुम्हारा मतलब नहीं था, बस वो गुस्से में निकल गया। लेकिन वो अंदर-अंदर भरता रहेगा। धीरे-धीरे बारूद उसके अंदर भरता रहेगा और एक दिन वो बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट होगा। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आपको कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका कंट्रोल आप लूज़ कर जाते हैं और इस तरीके से आप बहुत ही हार्शफुली वे में रिएक्टिव हो जाते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, बिकॉज़ आपका पार्टनर आपके ये लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल को या आपकी इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बुरे पैटर्न्स हैं, उनको बार-बार टॉलरेट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है, और ना ही ये उसकी ड्यूटी है कि वो बार-बार आपको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रियलाइज़ कराए कि आपको एंगर इश्यूज़ हैं और आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। इतना सेल्फ रियलाइज़ेशन आपको खुद ही रखना पड़ेगा, और अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा स्मूथली चलाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पैटर्न्स आपके बच्चे कॉपी करें, या आप लोगों के बीच में इतना डिस्टेंस आ जाए कि आपकी मैरिज बिल्कुल टूटने की कगार पर आ जाए, तो आपको रियलाइज़ कर कर अपने आप पर काम करना है, अपने को सिखाना है कि कैसे इमोशंस को रेगुलेट किया जाता है। अगर आपका कंडीशन रिस्पॉन्स है कि अगर आप जभी भी ट्रिगर हो जाते हैं, आपको गुस्सा चढ़ जाता है, तो आप बहुत बुरी तरीके से चिल्ला देते हैं, तोड़-फोड़ देते हैं, गालियाँ बक देते हैं, कुछ भी ऐसा डैमेजिंग कर देते हैं, तो आपको समझना है कि आपको कैसे रिकंडीशन करना है, कि उस टाइम पर किस तरह से पॉज़ लेना है, रिफ्लेक्ट करना है, कामली अपनी बात को कहना है। कई बार ऐसा होता है ना, एकदम से हम शांत नहीं हो पाते हैं, तो हम एक ब्रेक ले लें और फिर हम रिज़्यूम करें उस सिचुएशन को और आराम से अपनी बात कह दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो या सामने वाले की कोई बात नॉर्मल ना लग के हमें थोड़ा-सा टॉन्ट लग जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, सिचुएशन बन सकती है कपल्स के बीच में भी। पर वहाँ पर पॉज़ की पावर को समझना और फर्दर डैमेज होने से बचाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और क्या है रूल? विनिंग एन आर्गुमेंट कैन स्टिल डैमेज द रिलेशनशिप। काइंडनेस मैटर्स मोर देन बीइंग राइट। क्या होता है, कपल्स ना फाइट करते हैं और आर्ग्यू करने लगते हैं और कहीं न कहीं दोनों ये सोचते हैं कि अपना पॉइंट मैं राइट प्रूव कर लूँ। देखो, कई बार आप आर्ग्यूमेंट जीत जाते हो, लेकिन आप ना उस पर्सन को खो देते हो। तो ये नहीं है कि आपको ना बस बहस को कोई जीतना है। आपको विन-विन सिचुएशन को में आना है, और आपको ये समझना है कि दोनों ही अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने के लिए अलाउड हैं। तो आप ना अपना पर्सपेक्टिव भी उसे समझाने की कोशिश करें,
और उसका भी समझने की कोशिश करें। पहल आप करें कि उसका समझने की कोशिश करें कि अच्छा, उसके मन में ये सब चल रहा है, उसने इस सिचुएशन को इस तरीके से परसीव किया है, ये मीनिंग दिया है और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा किया गया है कुछ। और फिर आप जब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे और डिफेंसिव नहीं होंगे, ओवर जस्टिफाई नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, शेम फील नहीं कराएँगे, तो आप जब दूसरे इंसान को इस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे कि आप एम्पैथेटिक हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो सामने वाला भी उसी तरीके से आपको हैंडल करेगा क्योंकि वो आपको मिरर करने लग जाएगा। और अगर फिर भी आपके करने के बावजूद भी वो नहीं कर रहा है, तब भी आप आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें। क्योंकि आर्ग्यूमेंट जीतने के बावजूद भी आप उस पर्सन से दूर हो जाते हैं, तो थोड़ा काइंड रहें, खुद के लिए भी कंपैशनेट रहें, अपने लिए भी ऐसे हार्श ना हो कि अपने आप को और ओवरबर्डन करें, अंदर-अंदर नेगेटिव सोचे जा रहे हैं और ना ही दूसरे पर ऐसे नेगेटिविटी को बॉम्बार्ड करें। क्योंकि आपको उसी पर्सन के साथ रहना है, लेकिन इतने खिंचाव के साथ, इतने अलगाव के साथ, इतने डिस्टेंस के साथ आप कैसे उसके साथ अपनी ज़िंदगी जिएँगे? तो जिस पर्सन के साथ आपको रहना ही है, तो उस से कोई बात हो तो उसको ना ऐसे जंग का मैदान की तरह ना बना लें अपने दिमाग में। उसको मानिए कि कई बार छोड़ देना, सरेंडर कर देना, थोड़ा-सा सही होते हुए भी झुक जाना, अपने आप आपके पार्टनर को रियलाइज़ करा देगा और वो पर्सन रियलाइज़ करेगा एंड फिर आपका रिश्ता दिन पे दिन बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केस में ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ही एक्सट्रीम मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ अगर आप फँस गए हैं, तो उनके ऊपर शायद ये रूल अप्लाई ना हो, बट मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो कपल्स हैं, जो एक-दूसरे से सच में प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में इस तरीके से नहीं सीखा या उन्होंने अपने पेरेंट्स की बैड रिलेशनशिप देखी है या इतना कुछ आजकल तो सोशल मीडिया से भी इतना छोटी-छोटी बातों को एक्ज़ैजरेट करके बताया जाता है, उस सब से उनकी कुछ रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई है, तो उसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उन सब लोगों पर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और है कीप डेटिंग योर पार्टनर इवन आफ्टर मैरिज, एफर्ट कीप्स लव अलाइव। क्या होता है कि ना हम शादी से पहले तो इतना डेट करते हैं, इतना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ना एक लाइवलीनेस हमारे अंदर होती है, उस रिश्ते को लेके चार्म होता है। लेकिन जैसी शादी होती है उसके बाद ना ऐसा हो जाता है सब बिल्कुल नॉर्मल टाइप का नहीं। अगर आप वो चार्म ग्रेस मेंटेन रखना चाहते हैं तो शादी के बाद भी आप ना, बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी आप डेट पे जाएँ, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ेज़ प्लान करें, वही चार्म, वही एंथुसियाज़्म एक-दूसरे के लिए वही करिस्मेटिक वे में आप ना कुछ चीज़ें प्लान करें। तो क्या होगा इससे ना आपके बीच का जो प्यार है, जो बॉन्ड है, वो सब ऐसे ही रिन्यू होता रहेगा और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और इफ योर पार्टनर फील्स अनहर्ड, दे विल स्टॉप शेयरिंग एंड व्हेन दे स्टॉप द बॉन्ड ब्रेक्स। अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हैं ना, उसको अनहर्ट फ़ील हो रहा है, उसको लग रहा है कि यार मेरी बात सुनी नहीं जाती है, काट दी जाती है, मेरा पार्टनर तो हर समय हड़बड़ी में रहता है या मैं कह कुछ रहा हूँ, वो समझ कुछ रही है, कुछ भी इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो धीरे-धीरे उन्हें पता है क्या लगने लगेगा कि मैं अनइम्पोर्टेंट हूँ। अब मेरा वो चार्म, ग्रेस, वो प्यार नहीं रहा हमारे बीच में और फिर वो आपसे कहना बंद कर देंगे और ये इतना इमोशनल डिस्टेंस आपके बीच में पैदा कर देगा कि धीरे-धीरे वो फिज़िकल डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। एक-दूसरे के प्रति केयरलेस होते चले जाएँगे, एक-दूसरे की बातें टॉन्ट लगने लग जाएँगी, एक-दूसरे से उखड़े-उखड़े से रहेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अलगाव की स्थिति बन जाएगी, लेकिन वो मज़ा-सा भी नहीं आएगा और किसी रिलेशनशिप में से अगर वो चार्म ही निकल गया और लोग सप्रेस करने लगे, अपनी बातों को दबाने लगे या उन्होंने कोई और ढूँढ लिया एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये रिलेशनशिप में बहुत पेनफुल एक ऐसा हो जाता है, सीन बन जाता है जिससे ना आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। भई या तो पर्सन सप्रेस करेगा, वो अपनी मन की बात कह नहीं रहा है तो वो अंदर दबाएगा, तो उसके डिप्रेशन में जाने के बहुत चांसेस हैं। वो एंग्ज़ियस फ़ील करेगा, बड़ा अनसर्टेन फ़ील करेगा, उसको अंदर-अंदर खाई जाएँगी कुछ बातें, बीमार हो जाएगा, वो फिज़िकली भी सफ़र करेगा या फिर वो कोई और ढूँढेगा जिससे वो अपने मन की बात कह सके। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिससे भी वो अपने मन की बात कहेगा, वो पर्सन उसकी कही हुई बातों को इतना अच्छे से सँभालेगा या उसको सही रास्ता ही दिखाएगा। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए भड़का दे, हो सकता है वो पर्सन उस इंसान का फ़ायदा उठाने लग जाए। आपके घर की बातें बाहर लीक भी होंगी, तो बहुत सारे रिस्क आकर खड़े हो जाते हैं। तो आप अपने पार्टनर को टाइम दें, उन्हें कहने दें, उनसे खुद भी अपनी बातें एक्सप्रेस करें और उनकी बातों को भी बहुत अच्छी तरीके से सुनें क्योंकि हम ह्यूमन्स की एक नीड होती है, बहुत ही बेसिक नीड है और बड़ी स्ट्रॉन्ग नीड है। हम सबको ना एक ऐसा पर्सन क्लोज़ चाहिए होता है जिससे हम अपने दिल की बातें कहें, जो हमें जज ना करे, जो हमें फुली एक्सेप्ट करे, जो हमें बस हम रहने दे, हमें बोलने दे। अगर हम हमारे बोलते वक़्त उसको लग भी रहा है कि कुछ बातें हमारी ना समझी की हैं, लेकिन फिर भी जस्ट वो हमें एक्सप्रेस करने दें।
तो आप अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम दें, क्योंकि अनहर्ड फ़ील करते ही वो शेयर करना बंद कर देते हैं और इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी मैरिजेस में ऐसा होता है कि नहीं, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, कोई मुझे इम्पोर्टेंट नहीं फ़ील कराता। इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनने लग जाते हैं। और है, रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अट्रैक्शन, विदाउट इट लव वोंट लास्ट। तो आप ये देखिए कि अट्रैक्शन, प्यार, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उसे मज़ाक के नाम पे कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, कभी उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ कमेंट कर देते हैं, कभी उसकी इंटेलिजेंस पे कोई कमेंट कर देते हैं, कभी से तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, कुछ भी छोटे बड़े रोज़मर्रा के भी डायलॉग्स ऐसे होते हैं ना, तो उससे पर्सन डिसरिस्पेक्टेड फील करता है। आप किसी के सामने उसे चिल्ला दिए, उसकी गलती आपने पब्लिकली बता दी, आप रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कई बार कि ये चीज़ें सच में पेनफुल हैं, ये हर्टफुल हैं दूसरे इंसान के लिए, डिसरिस्पेक्ट है। आप इसे इतना नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, अरे इसमें क्या हो गया, आपके अपनों से भी सोच-सोच के बोलना पड़ेगा क्या? हाँ जी, आपके अपने हैं, बहुत ख़ास हैं वो आपके, उनसे तो आपको और ज़्यादा तमीज़ से बात करनी है और ज़्यादा सोचकर बहुत अच्छी तरीके से बात करनी है, क्योंकि आप उन लोगों को तो बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो, जिनसे आपका कोई काम निकलना होता है या आपका कुछ फाइनेंस का मैटर जुड़ा हुआ होता है या कुछ और भी, जहाँ आपको लगता है कि वो बैकफायर कर सकते हैं। लेकिन जो अपने, उनको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेना? उनकी इज़्ज़त नहीं है, एक छोटे से बच्चे की भी इज़्ज़त है, उससे भी बहुत रिस्पेक्टफुली बोलना है हमें। तो ऐसा नहीं है कि आपका हस्बैंड वाइफ आप बन गए हैं तो अब आप रिस्पेक्ट करना बंद कर दें। आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्टेड फ़ील कराएँ, उसकी कोई गलती भी है, अगर आप उसे 4 लोगों के सामने हाइलाइट नहीं करते हैं और अकेले में बहुत बिना इंसल्ट करे, बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे बताते हैं कि जैसे आप समझ रहे हैं कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। शायद उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। तो उससे, उसकी नज़रों में आपकी कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। आप 4 लोगों के बीच में उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कभी उस पर उँगलियाँ उठाने की। तो रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी प्यार ज़िंदा रह सकता है। जो लोग एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हैं, वहाँ पर प्यार दम तोड़ देता है। नेक्स्ट है, मनी फाइट्स एंड मोर मैरिजेस देन अफेयर्स, बी ऑनेस्ट एंड प्लान टुगेदर। ये बात सच है, अफेयर से भी शादियां टूटती हैं, लेकिन जो मनी की स्ट्रगल होती है, कोई छुपाता है ना अपने फाइनेंसिस के बारे में पार्टनर से छुपाकर, अगर आप किसी दूसरे को फेवर कर रहे होते हैं या अपने पार्टनर को आप पैसे के लिए बहुत तंग रखते हैं, या आपने बड़े झूठे सच्चे बड्डे मार रखे थे कि मेरे पास तो इतना फाइनेंशियल बैकअप है या मेरे तो इतनी अर्निंग आती है, कुछ भी इस तरीके से आपके जो फाइनेंशियल मसले हैं, आप बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं, पार्टनर से सलाह नहीं लेते हैं, या आप अपने लिए तो बहुत ही ईज़ी गोइंग है मनी के मामले में, लेकिन अपने पार्टनर को हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अलग-अलग वेज़ में, अलग-अलग घर में सामने आती हैं, इससे भी ना बहुत मैरिजेज़ खराब होती हैं। तो आपको समझना है कि आपको बहुत ऑनेस्ट होना है अपने पार्टनर के साथ और अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी है। कोई इंसान के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन सबकी कुछ तो बजटिंग करनी ही होती है ना। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर थोड़ा फाइनेंशियल लोड ले रहा है, तो आप उसकी हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें एक ही पार्टनर से कि वो ही सारे के सारे फाइनेंसेस की टेक केयर करेगा। क्योंकि ऐसा मैरिजेस में बहुत होता है। फीमेल्स की तरफ से भी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वो अपने मेल पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं कि वो फाइनेंशियली काफ़ी अर्न करे और काफ़ी लग्ज़रीज़ घर में ऐड करे। पर जब उनके खुद के कंट्रीब्यूशन की बारी आती है, तो कई बार उनको मौका नहीं दिया जाता, इसलिए वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, और कई बार उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि इट्स नॉट माय जॉब, ये तो हस्बैंड का वो है कि टू टेक केयर ऑफ ऑल माय फाइनेंसेस, और वो ही ध्यान में रखेगा, और वो अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाती हैं। तो बहुत सारे अलग-अलग सबके लिए रीज़न्स हो सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी लेवल की फाइनेंशियल स्ट्रगल है आपकी लाइफ़ में, तो दोनों मिलकर उसको अच्छी तरह से प्लान करो, उसका प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन करो, जो है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करो और कैसे बढ़ाया जा सकता है वो करो। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा फ़ेवर कर रहे हैं अपने पार्टनर से कुछ छुपाकर, तो वो जब भी पता चलेगा, कभी ना कभी तो पता चलेगा, वो सामने वाले से आपके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को भी खुलकर ओपनली डिस्कस करें और एक-दूसरे को सपोर्ट करें। अरे, डोंट कंपेयर योर मैरिज टू अदर्स ऑनलाइन, यू आर सीइंग हाइलाइट्स नॉट रियलिटी। आजकल बड़ा ये हो गया है कि अपनी मैरिजेस को ना दूसरों से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इतनी इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स और वो आती हैं कि कुछ रील्स ऐसी हैं जिसमें एक्सट्रीमली फीमेल्स को इतना प्रिंसेस क्वीन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम। अब हर हस्बैंड इस तरीके से नहीं ट्रीट कर सकता। कुछ में जो है कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम ऐसे दिखाते हैं कि एक्सपेंसेस करते हुए छोटी-छोटी बातों में इतने सरप्राइज़ेज़ एंड ऑल ये सब चीज़ें। वो फीमेल भी कर रही है मेल के लिए, मेल भी कर रहा है फीमेल के लिए, और बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं, फ़िल्मी स्टाइल में शूट्स हो रहे हैं। बहुत ही कुछ लग्ज़री एकदम से ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे बियॉन्ड इमेजिनेशन, अरे यार! ये क्या ही कौन से वर्ल्ड में एंटर कर गए हैं। या सब
सोशल मीडिया पे अपनी हाइलाइट्स जो गुडी-गुडी वो है वो सब पोस्ट करते हैं। भले ही अभी 1 घंटे वो लड़े हों लेकिन उसके बाद उन्होंने एक फ़ोटो खिंचा ली स्माइल करके, तो वो तो एक स्टिल फ़ोटोग्राफ उसमें आ गया। तो अब आपको क्या लगेगा कि सब कुछ कितना अच्छा-अच्छा है, लेकिन आपको बैकग्राउंड की रियल स्टोरी नहीं पता। तो जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, वो सब कुछ पहले से ही प्लान करके स्क्रिप्टेड है, उसे शूट किया गया चाहे भले ही वो वीडियो हो या फ़ोटो हो, कुछ भी हो, वो प्लानिंग बेस्ड जस्ट एक हाइलाइट ऐसी है कि जिसके पीछे की रियलिटी बहुत ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो सकती है। तो वो देखकर आप अपनी रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं और अपने पार्टनर को भी प्रेशराइज़ करते हैं, उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरीके से ही बिहेव करने के लिए, लग्ज़रीज़ ऐड करने के लिए, सरप्राइज़ेज़ प्लान करने के लिए, मेंटेन रहने के लिए, कुछ भी इस तरीके से आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं जिसमें बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी ऐड होते चले जाते हैं। तो वो आपके पार्टनर पर बहुत प्रेशर क्रिएट करती है और आपकी मैरिज जो अच्छी खासी चल रही होती है, जो सब कुछ सही चल रहा होता है, आपको ना ऐसा लगता है कि यार नहीं बहुत कमियाँ हैं और उसी कमी को दूर करने के लिए आप अपने पार्टनर को और प्रेशराइज़ करते हैं। जो अच्छा भला आपका सब कुछ चल रहा होता है, वो उस कंपैरिज़न की वज़ह से जो कि टोटली एक अनफ़ेयर कंपैरिज़न है, आप अपने पार्टनर को बुरा फ़ील कराते हैं और खुद भी आप बहुत दुखी रहना शुरू कर देते हैं, फिर जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल होना बंद हो जाते हैं और वो जो कमी है उसके लिए कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। तो आप अपनी मैरिज को खुद अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। जैसे इसी को कहते हैं ना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। तो इसलिए ये सारे कंपैरिज़न आपको बंद करने होंगे अगर आपको एक हैप्पी मैरिज लाइफ़ एन्जॉय करनी है तो। और है डोंट लेट किड्स रिप्लेस योर रिलेशनशिप, मेक टाइम फॉर ईच अदर। बच्चे होने के बाद अक्सर क्या करते हैं कपल्स ना हर जगह बच्चों को ले जाएँगे। मतलब वो सारी दुनिया उनके बच्चों के आस-पास होती है। ठीक है भई, बच्चे हैं, छोटे हो या फिर वो बड़े हो जाएँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेंगे और उनको इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कपल्स को भूल जाएँ। नहीं, आप सबसे पहले कपल हैं, आपके बीच में प्यार है। भले ही आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है, लेकिन रहते-रहते एक बॉन्ड बन जाता है, एक प्यार हो जाता है। तो आप क्या है, अपनी उस जो कपल वाला जो आपका आइडेंटिटी है, उसको ना लॉस्ट होने दें बच्चे होने के बाद। तो आप कभी भी बच्चों को छोड़कर डेट पर जाएँ, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, वो चीज़ें करें जो आप दोनों से रिलेटेड हैं, ना कि हर डिस्कशन में बच्चों को इन्वॉल्व कर दें, फैमिली को इन्वॉल्व कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ़ आप माँ-बाप रह जाएँगे या आप किसी के दामाद या किसी की बहू बनकर रह जाएँगे, बहुत सारे रिश्तों में रह जाएँगे, लेकिन आप एक-दूसरे के जो लवर हैं या बस एक टाइटल से हस्बैंड वाइफ बन के रह जाएँगे, लेकिन वो जो बीच का जो लवर है ना, वो मिस हो जाएगा और जैसे ही वो लवर मिस हो गया, समझिए बस आपकी मैरिज में से वो जो चार्म है, जो रस है, वो निकल गया। फिर वो सादा-सा जीवन बस ढो रहे हैं एक-दूसरे के साथ और फिर वो चीज़ें जो आप दूसरों की हाइलाइट्स देखेंगे भी सोशल मीडिया पे, वो आपको और ज़्यादा अफ़ेक्ट करेंगी। क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ को उतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को उतना नर्चर करने के लिए कुछ एफर्ट्स तो डाल ही नहीं रहे हैं आप। तो कहाँ से आपको वो स्पार्क फ़ील होगा? तो वो स्पार्क आप खुद ही मिस कर रहे हैं और फिर वो चीज़ जब और हाइलाइटेड वे में सामने वाले से दिखाई देगी तो वो आपको और ज़्यादा टॉर्चर करेगी। तो इसलिए अपने अंदर के उस लवर को ज़िंदा रखें, बच्चे होने के बाद भी आप टाइम निकालें अपने कपल गोल्स को पूरा करें। नेक्स्ट है फ्लर्टिंग विद अदर्स इज़न्ट हार्मलेस। इफ यू वुड हाइड इट, डोंट डू इट। ऐसे आदत होती है ना हम अपने पार्टनर के सामने भी कई बार फ्लर्ट करने लग जाते हैं दूसरे से, उसको जानबूझ के चिढ़ाएँगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखो वो कभी भी हार्मलेस नहीं होती है, वो हमेशा हार्मफुल ही रहती है। आपको पता है कि आपके इंटेंशंस उस टाइम पर मिक्स्ड हैं, टोटली खराब भी नहीं है तो मिक्स तो हैं ही। वो आपके पार्टनर को इफ़ेक्ट करती ही करती है। आप किसी की जेन्युइन अगर तारीफ़ कर रहे हैं अपने पार्टनर के सामने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ आप अपने पार्टनर को जेलस फ़ील कराने के लिए, ठीक है? या आप ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए और पॉसेसिव हो जाएगा और आप पे ध्यान देगा, आप इस सब के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मुसीबत में फँसा देती है। और कई बार हम क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को फिर ना छुपाने लगते हैं, जैसे आपने कुछ इस तरीके का ट्राई किया, हल्का-फुल्का पार्टनर का रिएक्शन आया, आपने छुपाया उसे, आप छुपा के करेंगे तो वो और गलतफ़हमी पैदा करेगा। तो जो भी चीज़ आपको अपने पार्टनर से छुपानी पड़े वो गलत ही है, वो आपकी मैरिज को डैमेज ही करेगी। तो आप क्या करें, मज़ाक को और एक जेन्युइनली दूसरे को अच्छा फ़ील कराने की इंटेंशंस जो आप कह रहे हैं और जो एक प्योर फ्लर्टिंग उसमें आती है, जहाँ पर आप सिर्फ़ सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करने के लिए या उसे थोड़ा बहुत
ना कुछ फिज़िकल सॉफ्ट टच या किसी भी तरीके से उसका टाइम अगर आप उससे लेना चाह रहे हैं, किसी भी इस तरीके से मिक्स इंटेंशन से अगर आप सामने वाले के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस बात की अवेयरनेस भी रखें कि आपके जो शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के टेम्परेरी गेन्स आप सीख कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपकी मैरिजेस को खराब करने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होती हैं। आप सोचो ना कि अगर आपका पार्टनर भी इस तरीके से करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जब कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा था यार ये मज़ाक ही तो था, ये तो नॉर्मल इस तरीके से हल्के-फुल्की लाइट मोमेंट्स थे, इसके बारे में इतना रिएक्ट मत करो। लेकिन ये छोटी-मोटी सी हरकतें भी आपकी मैरिज को खराब करती हैं, ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। नेक्स्ट है, यू डोंट नीड टू एग्री ऑन एवरीथिंग, जस्ट द बिग थिंग्स लाइक वैल्यूज़, फैमिली एंड मनी। हर चीज़ में आपको ना एग्री होने की कोई नीड नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक हम ना 100% फुल एग्रीमेंट में नहीं होंगे तो हम अच्छे कपल नहीं हैं। नहीं, आप 2 इंडिविजुअल हैं, आपके अपने ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पर आप बहुत ही कॉमन ग्राउंड्स पर होंगे, आप एग्री करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर आपके डिफरेंट ओपिनियन होंगे, इट्स ओके। आपके डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, आपके अपने फूड की चॉइसेस अलग हो सकती हैं, आपकी क्लोथिंग की चॉइसेस अलग हो सकती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो कॉमन बड़े डिसीजंस हैं, उस पर आपको आपस में सलाह-मशवरा करके किसी एक कॉमन ग्राउंड पर आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप बहुत अलग-अलग दिशाओं में नहीं चल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में अपनी चॉइस को मैच करने की कोशिश करें कि अगर आप डिनर पर भी गए हैं, तो वहाँ पर भी आप ज़बरदस्ती अपना मन मारकर वही ऑर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ, ये सही है। इससे क्या होगा, शुरू में जो छोटे-छोटे से एडजस्टमेंट होंगे, ये आपके पार्टनर को एक गलत मैसेज दे देंगे, या तो ये मैसेज वो ले लेंगे कि आप बस जैसा उनको पसंद है, वैसा पूरी तरीके से ढलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी भी एक लिमिट होगी, जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएँगे और आप कुछ अलग अपने चॉइसेस बताना शुरू करेंगे, तो पार्टनर को लगेगा कि ये बदल गया है, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि वो और आप बिल्कुल सेम हैं, जो कि ट्रू नहीं है। तो छोटी-मोटी चीज़ें जिसमें आप अपनी वैरायटी ला सकते हैं, जिसमें आप अपने डिफरेंस को एन्जॉय कर सकते हैं, उसमें ज़बरदस्ती एग्री करके अपने पार्टनर को ये इल्यूज़न देने की बिल्कुल कोशिश ना करें कि आप हर चीज़ में एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। हाँ, बड़े-बड़े मसलों में तो आपस में समझौता करके, बातचीत करके होना ही पड़ेगा। तो ये भी गलतियाँ बहुत सारे कपल्स करते हैं और जिसकी वजह से उनकी मैरिज धीरे-धीरे खराब हो जाती है। और है, इमोशनल चीटिंग इज़ स्टिल चीटिंग, शेयरिंग फीलिंग्स विद समवन एल्स डैमेजेस ट्रस्ट। इमोशनल चीटिंग भी कई बार क्या है, लोग ना ऐसे सोचते हैं कि भई मैंने दूसरे पर्सन से फ्रेंडशिप करी या मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, बट मैंने सेक्स तो नहीं किया ना। केवल एक सेक्स करना ही चीटिंग नहीं होती है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट हो गए हैं और आप अपने कुछ पर्सनल बातें, कुछ भी इस तरीके से सामने वाले को शेयर कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, तो वो इमोशनल चीटिंग ही है। या आप कुछ बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो किसी भी वे में अगर आप इमोशनली भी अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, उसका टाइम कट करके किसी और को दे रहे हैं, आप दूसरे के सामने बहुत एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन उसके सामने आप बिल्कुल पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स बन जाते हैं, तो इस तरीके से इमोशनली हर्ट करना भी, ये भी चीटिंग में ही आता है। तो चीटिंग सिर्फ वो नहीं होती है जहाँ पर अपनी बॉडी शेयर करते हैं, जहाँ पर आप अपने इमोशंस भी शेयर करने लगे हैं, वो भी चीटिंग की कैटेगरी में आता है। तो आपको समझना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ इसका मतलब कि आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, मेल फीमेल दोनों का कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ये हमारे अंदर हमें डिफरेंस पता होता है कि ये हमारा फ्रेंड है, इससे हम जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उसमें वो एक टच नहीं है जो कि हम अपने एक स्पेशल पर्सन से फ़ील करते हैं। ये सब विज़डम हमारे सबके अंदर मौजूद होता है और हमें पता होता है कि वो कौन-सी फ्रेंडशिप है और कौन-सी फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कैसे हमें दूसरे एक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले आप किसी से भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, एंड देन धीरे-धीरे वो चीज़ फिज़िकल में भी कन्वर्ट होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो चीटिंग सिर्फ डायरेक्टली फिज़िकल बाउंड्रीज़ क्रॉस करने से नहीं होती है, वो स्टार्ट होती है इमोशनल शेयरिंग से ही। और है एक, मैरिज प्रॉब्लम डोंट हील विद टाइम, दे हील विद एक्शन, इग्नोर इश्यूज एंड दे ग्रो वर्स। समय से सब ठीक हो जाएगा, है ना? रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं चल रही है तो वक्त किसी चीज़ को हील नहीं करता है, आपके एक्शंस ही उसे हील करेंगे। तो आपकी मैरिज में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपने उन्हें टाइमली एड्रेस नहीं किया,
उनको करेक्ट करने के लिए कुछ एक्शंस नहीं लिए, तो क्या होगा, समय के साथ आपकी मैरिज प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाएँगी और फिर या तो आप डाइवोर्स की कगार पर पहुँच जाएँगे, या फिर अगर आप सपोज़ कीजिए डिवोर्स भी नहीं लेंगे, तो आप एक-दूसरे के साथ ऐसे कटे-कटे झल्लाए से ऐसे रहेंगे कि हर दिन मन-मन में ही, चाहे मुँह से ना गाली दे पाएँ, लेकिन एक-दूसरे को मन-मन से कोस रहे होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पार्टनर के बनने की दुआ भी अंदर से करने लग जाते हैं। तो इस नौबत पर आप ना पहुँचे, इसलिए जो भी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, एक-दूसरे के साथ बात करें, एड्रेस करें। अगर आप खुद नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो आप थेरेपिस्ट से मिलें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि कई बार घर वालों से या कुछ अपने रिलेटिव से शेयर करने पर बात का बतंगड़ भी बन जाता है। लोग फ़ेवर भी लेने लग जाते हैं और आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये लोग अनबायस होकर ना एक फेयर एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन 99% प्रॉब्लम्स इनिशियली जब आप उन्हें एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देते हैं और एक-दूसरे से बात करते हैं और अपने-अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी लेते हैं और अपने आप को सुधारना शुरू कर देते हैं, तो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ़ आपकी जो इग्नोरेंस है, वही राई का पहाड़ बना देती है। तो अगर आपको लग रहा है अपने पार्टनर से कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बैठकर बात करना शुरू कीजिए। आपको लग रहा है कि कुछ टाइम के इश्यूज़ हो रहे हैं, बात कीजिए। आपको कुछ डाउट हो रहा है कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और पे अटेंशन बात करे, अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए विदाउट ब्लेमिंग, विदाउट शेमिंग, जस्ट कि आप अपने मन की बात कह रहे हैं और आप बिल्कुल ओपन हैं सामने वाले का पॉइंट ओपनली सुनने के लिए, एंड देन फिर आप अपना विज़डम यूज़ कर उस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे। और सामने वाले के एक्शंस में दिखना चाहिए कि हाँ, वो सब चीज़ें बॉन्ड करेक्ट करने के लिए एक्शंस लिए जा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएँगी। और योर पार्टनर कांट रीड योर माइंड, से व्हाट यू फील, आस्क फॉर व्हाट यू नीड। रिलेशनशिप में ये सोचा जाता है कि सामने वाले को अपने आप ही पता चल जाए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सुनना है या मेरे लिए क्या होना चाहिए। नहीं, कोई भी जो मेंटलिस्ट हैं वो भी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, वो भी आपके एक्सप्रेशंस को रीड करते हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आइडिया लगाया जा सकता है, और फिर 1-2 चीज़ें जब तुक्का बैठती हैं वो उसी आप ही के मुँह से एक्सप्रेस करा लेते हैं और फिर उसी चीज़ को बहुत जनरलाइज़्ड वे में, जिनको बार्नम स्टेटमेंट्स कहते हैं, उससे वो बोल देते हैं और फिर धीरे-धीरे कोल्ड रीडिंग भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि वो आपको ऐसा इल्यूज़न देते हैं कि उन्होंने आपका माइंड रीड किया है। जब प्रोफेशनल्स भी इतनी सारी टेक्निक्स लगाकर इतने सालों की एक्सपर्टीज़ के बाद आपको जस्ट इल्यूज़न देते हैं कि आपका उन्होंने माइंड रीड कर लिया है, जबकि वो आप ही के बॉडी से, आप ही के एक्सप्रेशन से निकलवा कर ही आपको बताते हैं। तो आपका पार्टनर जो बिल्कुल ही अनट्रेन्ड है, उसे कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, वो कैसे आपका माइंड रीड करेगा? ये एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग है। तो आपको ये समझना है कि आपको खुद बताना पड़ेगा। आपको जैसे भी किसी चीज़ में कम्फ़र्ट आता है, वो आपको उन्हें बताना पड़ेगा। ये नहीं सोचिए कि उनको खुद से पता होना। मान लीजिए आज आपका मन कर रहा है बाहर ड्राइव पे जाने का, पार्टनर को कैसे पता होगा? उसे बताइए ना कि आज ड्राइव पे चलें क्या? लेकिन अगर आप ये सोचे मुँह फुलाकर बैठ जाएँ, ऐसे मुझसे पूछा नहीं, इसे पता होना चाहिए था कि आज मेरा मूड क्या कर रहा है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, ऐसा नहीं होता है। या आप मुँह फुलाकर बैठे हैं किसी भी चीज़ पर, तो आप एक्सपेक्ट करें इसे पता होना चाहिए कि मेरा मूड क्यों खराब है, कैसे पता होगा? नहीं पता होता ना फीमेल को ना ही मेल को, आपको एक्सप्रेस करना होगा। और है बोरिंग रूटीन स्किल्स कनेक्शन, ऐड एफर्ट, सरप्राइजेस एंड फन रेगुलरली। कोई रोज़ सुबह उठे, वही रूटीन के कामों में लग गए, फिर वैसा ही पूरा पार्टनर अगर दोनों वर्किंग है तो अपने-अपने वर्क पे चले गए, आए, फिर वही खाया-पिया, थोड़ी देर बातें करी, फ़ॉर्मेलिटीज़ ही पूरी करी। अरे! इस तरीके के रूटीन्स में से सारा स्पार्क तो मिसिंग है। वो सरप्राइज़ेज़, वो चार्म एक-दूसरे के लिए, कुछ न्यूनेस कहाँ है? ये धीरे-धीरे मोनोटोनस बना देती है, सारे रिलेशनशिप के चार्म को ख़त्म कर देती है और आप बिल्कुल बोरिंग तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ स्पार्क रहे, तो उसी रूटीन में से, क्योंकि अगर आप वर्किंग है तो आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, उतने घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उनका भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो रूटीन जो है वो तो फ़ॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसी रूटीन में कुछ न्यूनेस तो कर सकते हैं ना आप। मान लीजिए अगर आप साथ में बैठ के डिनर भी करते हैं, तो उसी को किसी दिन कैंडल लाइट डिनर में, किसी को एकदम म्यूज़िकल नाइट में कन्वर्ट कर लीजिए। कुछ भी आपके क्रेज़ी आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा-थोड़ा चार्म ऐड करें और एक न्यूनेस रहे। तो मोनोटोनी नहीं होगी, तो एक-दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट आएगा कि देखो बिज़ी शेड्यूल है, वही रूटीन जीना है हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक-दूसरे के दिल में छाए रहते हैं। एफ़र्ट्स, छोटे-छोटे एफ़र्ट्स भी ना फिर बड़ा-बड़ा एक्नॉलेजमेंट देते हैं और बहुत ज़्यादा लव्ड फ़ील कराते हैं।
इसी तरीके से यू आर नॉट स्टक, यू हैव जस्ट स्टॉप ट्राइंग। पर्सनल ग्रोथ हेल्प्स योर रिलेशनशिप टू। कई बार ऐसा होता है कि हम ना कुछ स्टक हो जाते हैं। नहीं, आप ना थक गए हो, आपने एक तरफा कुछ बड़े एफर्ट्स डालकर देखे और नहीं कुछ काम कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। आपको इस टाइम पर पर्सनली ग्रो करने की ज़रूरत है। आपको भी अपने अंदर चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो गई हैं, या आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़, फियर्स थे, कुछ चाइल्डहुड कंडीशनिंग थी, क्या था? अपने ऊपर काम करो। हो सकता है जो आप अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, या उसके करते-करते भी आपको समझ में ना आ रहा हो, आपके अंदर की कुछ खुद की ब्लॉकेजेस हो, पहले उसको रिमूव करो, अपने ऊपर काम करो। या आप जिस तरीके से पार्टनर को मैसेज कन्वे कर रहे हो, आपका कन्वे करने का तरीका सही नहीं है। वो जो भी है, अपने साथ बैठो, वर्क करो, एंड फिर वो जो एक रुक गए हो, आप अटक गए हो, उस सारी अटकलों को दूर करो और फिर से बाउंस बैक करो और रिलेशनशिप में नए से एफर्ट्स डालो, आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। और है, नेवर यूज देयर इमोशनल वुंड्स अगेंस्ट देम, डोंट टर्न देयर पेन इनटू अ वेपन। कई बार क्या होता है, हमारा पार्टनर ना हमें कुछ अपने इमोशनल स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस बता देता है, और फिर हम क्या होते हैं, उसके घाव पे ना नमक छिड़कते हैं, उसे ताने देते हैं, फिर ना उसको पूरा जो है ना, जब भी हमें फील कराना होता है तो हम ना उसको एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं। ये बहुत ही घटिया बात है। कभी भी अगर किसी ने आपको ट्रस्ट करके अपनी कोई चीज़ बताई है, आप उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें उसको ताने देके, नहीं। वो कभी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपके पार्टनर ने अपनी कोई भी इस तरीके की बात आपसे शेयर की हुई है, तो आप कभी गुस्से में भी, कभी लड़ाई में भी उस बात को सामने बीच में लेकर नहीं आएँगे। जो मुद्दा है उस टाइम पर आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स का, उसको ही बहुत जेंटली, ग्रेसफुली आपको सुलझाना है, ना कि आपको उसे इंसल्ट करना है किसी भी वे में। और अपोलोजाइज़ सिंसियरली, इट वर्क्स बेटर देन डिफेंडिंग योरसेल्फ। अपने आप को एकदम से डिफेंड करना, बचाव में उतरने की बजाय, आप ना सामने वाले को ये समझते हुए कि ये मेरा अपना ही है, मेरा अपना एक्सटेंशन है, ठीक है? आप ना माफ़ी माँग सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर बार आप गलत हो। आप ट्राई करके देखो, कभी आप गलत भी नहीं हो ना, और तभी भी आप बोले कि हो सकता है कि मेरी ज़रूर कोई इसमें गलती रही हो अननोइंगली, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, जाने-अनजाने मैंने अगर हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। आप देखेंगे सामने वाला एकदम से काम हो जाएगा। एक्चुअली उसको ना आपकी सॉरी भी नहीं चाहिए थी, उसको ना सिर्फ़ आपका सरेंडर चाहिए था। उसको ये चाहिए था कि अरे यार, मैं गलत भी हूँ तो कोई बात नहीं, इस टाइम रुक जाओ ना, थोड़ा झुक जाओ ना। और वो पर्सन खुद ही एकदम शांत हो जाएगा, और फिर उसको रियलाइज़ होगा, वो भी आपसे माफ़ी माँगेगा, और एक जेन्युइन सॉरी आप दोनों के बीच में इतना प्यार भर देगी, और आपको लगेगा यार ये बात इतनी बड़ी थी ही नहीं है, जितना हमारा दिमाग इसको फ़िज़ूल में बढ़ा चढ़ा था, और इससे आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, गलतफ़हमियाँ दूर रहेंगी। टच इज़ इमोशनल फ्यूल, हग्स एंड किसेस मैटर मोर देन यू थिंक। अपने पार्टनर को रेगुलरली हग्स किस करते रहना, वो मैजिकल वे में आपका एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, अपने पार्टनर को जेंटल टच करना बंद कर देते हैं, बस जब उनको फिजिकली इंटीमेट होना होता है तभी मैकेनिकली वो एक दूसरे को टच करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आप सुबह तो साथ में होते ही हैं, चलो आप दोपहर में नहीं होते, शाम को भी आप रात को साथ में होते हैं, तो बिना सेक्सुअल इंटेंशन के जेन्युइन हग करना, किस करना, ये आपके अंदर इतना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है कि आप एकदम बॉन्डेड फ़ील करते हैं। आप अपने पार्टनर से फिज़िकली दूर भी होते हैं, तब भी आप एक-दूसरे के दिलो-दिमाग में छाए रहते हैं, और आपके बीच में एक बहुत ही गहरा प्यार बॉन्ड रहता है, और फिर जब इतना प्यार गहरा बॉन्ड रहता है ना, तो छोटी-छोटी चीज़ें ना अपने आप ही दिमाग से फिसल जाती हैं। फिर वो बुरी ही नहीं लगती हैं, छोटी-छोटी बातों को हमारा दिमाग इग्नोर कर देता है, क्योंकि जिसको भी हम बहुत पसंद करते हैं, उसकी हमें गलतियाँ इतनी बॉदर नहीं करती हैं, लेकिन जिससे भी दूरी आ जाती है, जिससे भी कुछ चिढ़ मच जाती है, उसकी छोटी-छोटी बात भी हमारा दिमाग बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेज़ेंट करता है। यू वोंट फील डीपली इन लव एवरी डे, एंड दैट्स ओके। कमिटमेंट कैरीज़ यू थ्रू द ड्राई डेज़। देखिए जी, हर दिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बहुत ही डीपली लव फ़ील करेंगे, या हर ही दिनों आप बहुत ही एक्सट्रीम में जाकर केयर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ डेज़ ऐसे आते हैं जब ठीक है, प्यार है, अंदर केयर है, लेकिन हम उसे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ और वैराइटीज़ आ जाती हैं, कुछ अपने इश्यूज़ होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। तो वो भी इट्स ओके। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो रोज़ ही आपको कोई सरप्राइज़ करेगा, रोज़ ही आपकी बड़ी सारी तारीफ़ें करेगा, नहीं, इट्स ओके। लेकिन एक कमिटमेंट अपने पार्टनर के साथ, वो उन ड्राई डेज़ भी होते हैं जब इतना एक-दूसरे को टाइम, अटेंशन, केयर नहीं दे पाते हैं, तो उसमें भी वो ना एक बॉन्ड को ना बना कर रखता है।
तो आपको अक्सर ऐसा करना है, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हर दिन रिपिटिशन मोड पर वही होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग भी आपकी लाइफ को खुशियों से भरे रखती है। और डोंट ट्रैश टॉक योर पार्टनर टू अदर्स, फिक्स थिंग्स विद देम नॉट आउटसाइडर्स। बहुत सारे लोगों में, कपल्स में बात होती है, जरा सा भी कुछ हुआ अपने फ्रेंड सर्कल में बता देंगे, पेरेंट्स को बता देंगे, किसी को भी बता देंगे ना, सब कबाड़ा एकदम से बिल्कुल बाहर। वो सारी की सारी जो बातें आप बकवास बोल रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में दूसरे से, आपको क्या लगता है वो उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? वो आपके पार्टनर के लिए कुछ गलत ओपिनियन नहीं बना लेंगे? नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठाएँगे कि इन लोगों के बीच में तो बनती नहीं। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। अपने पार्टनर के साथ बैठो, उसी के साथ सुलझाओ। अगर आप ऐसी हरकतें करते हो, तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस रहेगा और उसे हमेशा एक फ़ियर रहेगा रिजेक्शन का, अबैंडनमेंट का, और उसको अपनी इंसल्ट हो जाने का डर रहेगा। वो आपके साथ सोशल गैदरिंग्स, फैमिली के बीच में जो गेट टुगेदर या सिटिंग होती है, वो सब अवॉइड करने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा, यार ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, इनकी नज़रों में मेरी इमेज ख़राब हो गई है। तो माइंड रीडिंग होने लग जाएगी उसको, और फिर वो अपनी अज़्यूम्ड शेम से और अपनी बैड इमेज जो उसके दिमाग में उसको लग रही है कि बन चुकी है, उसकी वजह से वो सब चीज़ें अवॉइड करेंगे। आपकी लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और ए ट्रस्ट इज़ फ्रजाइल, वन्स ब्रोकन इट नेवर फील्स द सेम। भरोसा आपको किसी भी वे में नहीं तोड़ना है, ना किसी तरीके से चीट करके और ना ही किसी और तरीके से कुछ झूठ बोलकर। छोटे-छोटे से झूठ भी ना आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं, और एक बार विश्वास किया तो यकीन मानिए वो दोबारा सेम वैसा नहीं हो पाता। क्योंकि हर बार हमारा मन हमें फिर अलर्ट करता है, फिर इसने ऐसा तो नहीं कर दिया। बहुत ही असम्पशन है, ऐसा नहीं है कि आप सुधर नहीं सकते, आप सुधर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का मन डरता है और अज़्यूम ज़रूर करता है, वो फिर आप पर चेक रखता है, फिर वो चेक आपको बुरी लगती है, और फिर आप और ज़्यादा कई बार उस पर ईगो पर ले जाते हैं, या फिर चिढ़ जाते हैं किसी भी वजह से, और फिर आप भी सामने वाले पार्टनर को हर्ट करने के लिए, अच्छा अगर इसको मेरे पर विश्वास ही नहीं है, इसने ऐसा सोचा तो चलो अपना ऐसा ही कर लूँ, वो फिर आपका रिश्ता किसी भी हद तक ख़राब कर सकता है। तो कोशिश करिए कि आप कुछ भी ऐसी हरकत ना करें कि किसी भी वजह से आपका ट्रस्ट टूटे। गलतफ़हमी हो रही है, उसे बैठकर सुलझाइए। लेकिन अगर आप उस गलतफ़हमी को हवा लगने देते हैं, तो हल्की सी चिंगारी भी पूरी आग लगा देगी। और इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग टुगेदर, यू आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। लर्न एंड इम्प्रूव साइड बाय साइड। अगर आप एक-दूसरे के साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपने कोई नई चीज़ सीखी, आप अपने पार्टनर को भी बताइए। ज़रूरी नहीं 100% चीज़ों में उसका इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आप उससे उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताइए, सिखाइए। कपल्स गोल सेट कीजिए, कुछ चीज़ें सीखिए, कोई भी हॉबी नई साथ में डेवलप कर लीजिए, कोई स्किल सीख लीजिए, और एक-दूसरे को लगातार इम्प्रूव करते रहिए। लेकिन ये बताकर नहीं कि तुम नीचे हो, तुम्हें इतना नहीं आता है, या गलतियाँ बताकर नहीं, लेकिन एक-दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। उसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताइए कि वो क्या सीख सकता है, उसको खुद मदद कीजिए। तो जब आप एक-दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक टक्कर पर हैं। लेकिन अगर एक पार्टनर बहुत ग्रो कर गया, उसका लर्निंग एटीट्यूड है, दूसरा पार्टनर जहाँ था वहीं रह गया, तो वो सिर्फ वहीं नहीं रहता, वो पिछड़ जाता है बेसिकली, और जब इतना मिसमैच आ जाता है, तो वहाँ पर बॉन्ड में फ़र्क आता है। और फिर जो भी पार्टनर बहुत इवॉल्व हो गया है, बहुत ग्रो कर गया है, उसको फिर अपने टक्कर के पार्टनर की एक लॉन्गिंग होती है, और फिर जहाँ पर भी उसको दिखाई देता है कि कोई अपग्रेडेड वर्ज़न मिल रहा है उसको, और ईज़िली अप्रोचेबल है, तो वो पर्सन उधर की तरफ खिंचता चला जाता है। तो अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए दोनों ही पार्टनर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को लगातार ग्रो करते रहें, अपडेट करते रहें, ताकि उनकी रिलेशनशिप में वो मज़बूती बनी रहे। डोंट इग्नोर डिसरिस्पेक्ट, द मोर यू टॉलरेट इट, द वर्स इट गेट्स। शुरुआत में किसी भी चीज़ में ना कोई पर्सन मज़ाक के नाम पर हमें कुछ भी बोल देता है, हमारी बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर देता है। शुरुआत में इग्नोर करना सामने वाले को लाइसेंस थमा देना है, और फिर उसको बढ़ावा मिलता चला जाता है। आपको शुरुआत में ही जहाँ पर भी लगे कि सामने वाला मेरी बाउंड्रीज़ ब्रेक कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसे इग्नोर नहीं करना है। आपको वहीं पर ही अपनी वॉइस को सॉफ्टली, जेंटली रेज़ करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना सामने वाले को इंसल्ट करे, उसे बता देना है कि ये आपकी बाउंड्री है, ये आपकी सीमा है, और इस तरीके का मज़ाक, ये सब चीज़ें आपको नहीं जमती हैं। आपके लिए मज़ाक हो सकता है ये, बट इस तरीके का मज़ाक मैं स्ट्रांगली डिसलाइक करता हूँ या डिसलाइक करती हूँ। जब आप शुरू में ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर देते हैं, अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, तो कभी ऐसी नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि शुरुआत में बातें हल्की होती हैं, बहुत अच्छे से समझ जाती हैं। लेकिन जब वो कई बार रिपीट होती चली जाती है, उसके बाद आप रिएक्ट करते हो, तो वहाँ पर ये लगता है कि यार, अभी तक तो मैं जो भी कुछ बोला या किया, वो तो ओके था,
अब क्या हुआ? तो वहाँ पर कई बार ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है, लोग बोलते हैं शायद अब इसकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, अब इसके पास ऑप्शन है, इसलिए अब इससे मेरी बात बुरी लग रही है। वो गलत वे में ले जाते हैं उस चीज़ को। तो शुरुआत में ही आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है। और है, डोंट कीप थ्रेटनिंग डाइवोर्स ड्यूरिंग फाइट्स, इट क्रिएट्स फियर नॉट सेफ्टी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लड़ाई होगी, तुझे तलाक दे दूँगा, डिवोर्स दे दूँगा, जा यहाँ से। लड़का-लड़की कोई भी वो भी फीमेल्स भी बोलती हैं, तुमसे तलाक लेकर मैं चले जाऊँगी या रूठ के मायके भी चली जाती हैं, कुछ भी इस तरीके से आप धमकी दे रहे हैं। तो ये सामने वाले के अंदर डर पैदा कर रहा है, दूरी पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इससे डर के अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा ढाल लेगा, चुप हो जाएगा या आपकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएगा, या वो जी-चपड़ जो हो रही है वो सब बंद हो जाएगी, नहीं। और भड़क जाएगा, वो और इनसिक्योर हो जाएगा कि अच्छा यही है मेरी इसकी नज़रों में हैसियत कि मुझे अभी बात-बात पे डाइवोर्स की धमकी दी जा रही है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती, ये मैरिजेज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। अगर आपकी इस तरीके की बातें बच्चों के सामने भी आ जाएँ, तो उनको भी इनसिक्योरिटी हो जाती है। और सामने वाले को बहुत ही एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टेड फील होता है जब आप किसी को छोड़ने की इस तरीके से बात करते हैं। तो कोई भी लड़ाई का मुद्दा हो, बिना एक-दूसरे को बेइज़्ज़त करे और बिना एक-दूसरे को धमकी दिए कि इसे छोड़ दिया जाएगा, आप बहुत आराम से उस मुद्दे को सुलझाएँ। और है, व्हेन वन ऑफ यू इज़ स्ट्रगलिंग, द अदर नीड्स टू स्टेप अप, सपोर्ट गोज़ बोथ वेज़। अगर किसी को भी कोई भी फिज़िकल दिक्कत है, कोई बीमारी हो गई है या किसी और तरीके से कुछ भी क्राइसिस चल रहे हैं, कोई भी सोशली टफ सिचुएशन सामने आ गई है, तो सामने वाले को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ढाल सपोर्ट बनना है। ये नहीं कि उसके टफ टाइम में उसको अकेला छोड़ देना है, उसकी केयर नहीं करनी है, नहीं। और ये दोनों पर ही लागू होता है। जब आप अपने पार्टनर के टफ टाइम में हेल्प करते हैं, उसको वापस से रिकवर करने में, उसको वापस से इमोशनली ग्रो करने में, तो उससे आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके टफ टाइम में उसे इग्नोर करते हैं और बल्कि उसको ही ब्लेम करने लगते हैं, जैसे वही रिस्पॉन्सिबल है इस सारे डैमेज का, हर्ट का, तो उससे बहुत डिस्टेंसिंग हो जाती है और रिलेशनशिप खराब हो जाती है। और इफ़ यू आर ग्रोइंग एज़ अ पर्सन, हेल्प योर पार्टनर ग्रो टुगेदर नॉट अपार्ट। क्या होता है, एक पार्टनर बहुत ही प्रोग्रेसिव है और वो ना बहुत ज़्यादा सीख रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि सामने वाला दूसरा जो पार्टनर है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि अपना इंटरेस्ट उस पर थोपें, उसकी वैल्यूज़ को समझे, उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को सीखें, समझें और उसको उसके एरिया में मोटिवेट करें, ग्रो करने के लिए। और उसको बताएँ कि ग्रो करना क्यों ज़रूरी है। इससे हम अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। हम बहुत सारे कॉमन चीज़ों को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छी तरीके से जब आप ऐसे समझाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इवॉल्व होने की, ग्रो करने की क्या इम्पोर्टेंस है और वो फिर आपका साथ देने लग जाता है। और आपने भी कोई नई चीज़ एक्साइटिंग जो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी ज़रूर कन्वे करते रहें। इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप जब एक-दूसरे को ऐसा मैसेज कन्वे करते हैं कि आप उसे लगातार ग्रो करना चाह रहे हैं, आप उसे और इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल बनाना चाह रहे हैं, तो ये एहसास आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और आज का जो लास्ट रूल है वो है, अ परफेक्ट मैरिज डज़न्ट एक्जिस्ट बट अ रियल ऑनेस्ट लविंग वन डज़। कोई भी परफेक्ट मैरिज नहीं होती है, कोई भी परफेक्ट लोग नहीं होते हैं। आपके एफर्ट्स उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उसमें प्यार, उसमें ट्रस्ट, उसमें रिस्पेक्ट, एक-दूसरे के लिए टाइम, एक चार्म, ग्रेस रहता है। और बहुत सारे लोगों की तो शादी को 20-20, 30-30, 50-50 साल हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में चार्म, ग्रेस बहुत अच्छी तरीके से ऐसे मेंटेन रहता है जैसे नई-नई सी बात हो। और कुछ लोगों की शादी को अभी 6 महीना, साल भर हुआ है, सारा चार्म उड़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स डालने बंद कर दिया है। और जिनकी इतने लंबे समय तक भी शादी बहुत अच्छी चल रही है, वो लगातार एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके एफर्ट्स ही आपकी मैरिज को बहुत अच्छे से मेंटेन रखेंगे। लेकिन जब आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, तो आपकी मैरिज भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। कारण कोई भी बन सकता है, लेकिन वो वैसी नहीं रहेगी जिसे आप एन्जॉय कर पाएँगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक सोल कनेक्शन है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे! ये तो 7 जन्मों का बंधन है। आप एक ही उसमें ऊब जाएँगे पूरी तरीके से और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब काटना है बस। तो माय डियर वन्स, ये इतनी लॉन्ग डिटेल वीडियो बनाने का इसलिए पर्पज़ था ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से रखें, ताकि आप अपनी हेल्थ एंड वेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करें और नेचुरली हैप्पी रहें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।